तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री तो देख ली दिल्ली सुल्तानों की। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज की: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था अंडर सल्तनत पीरियड। ठीक है, जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत एक्स्टैब्लिश होता है और उसका जो एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है अंडर 5 डिफरेंट डायनेस्टीज, इसकी वजह से एक पावरफुल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इमर्ज हुआ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। जब दिल्ली सल्तनत अपनी चरम सीमा पर था, अपने वो जेनिथ एपेक्स पॉइंट पर था, तो इट कंट्रोल ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री एज फार साउथ एज मदुरई, जहां पर पांड्यास का रूल था। ठीक है, तो इवन आफ्टर दिस डिसइंटीग्रेशन दिल्ली सल्तनत और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इसने एक गहरी छाप छोड़ी ऑन द इंडियन प्रोविंशियल किंगडम्स, और बाद में वो एक मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट बनता है। और मुगल्स के अलावा किसका हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, विजयनगर एम्पायर का भी। ठीक है, हम यहां पर बात करते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत वाले जो एक टाइटल यूज करते थे सुल्तान का। जो टाइटल था सुल्तान, इसको सबसे पहले टर्किश रूलर्स ने और महमूद ऑफ गजनी ने स्टार्ट करा था। महमूद ऑफ गजनी सबसे पहला ही रूलर था हु वाज द फर्स्ट टू एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक स्टेट था विद इट्स रिलीजन एज इस्लाम। सुल्तान जो थे वो अपने आप को खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे कि उसकी छत्र छाया में वो काम कर रहे हैं, तो दे इंक्लूडेड द नेम ऑफ खलीफा इन द खुतबा और द प्रेयर एंड इंस्क्राइब्ड इट ऑन देयर कॉइन्स। ये जो प्रैक्टिस है इट वॉज कंटिन्यूड बाय बलबन हु कॉल्ड हिमसेल्फ द शैडो ऑफ गॉड, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दे ऑब्टेन्ड मंसूर लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर, यानी कि आपके रूल को रिकॉग्नाइज जो है वो करा जा रहा है खलीफा से, क्योंकि अगर खलीफा को वो इज्जत दे रहे हैं तो खलीफा उनके रूल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और एक बारी ये लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर मिल गया, खलीफा से उनको मंजूरी मिल गई, तो जनता की निगाह में, स्पेशली मुस्लिम जनता की निगाह में ये ऐसे लगते थे कि हाँ ये सच में भगवान के अवतार है, या फिर भगवान की परछाई है, या मसीहा है, भगवान के बिहाफ पर ये रूल कर रहे हैं, क्योंकि इनको खलीफा ने भी मंजूरी दे दी। और खलीफा उस टाइम पर मुसलमानों की हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करते थे। ठीक है, द ऑफिस ऑफ सुल्तान वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सल्तनत, और ये अल्टीमेट अथॉरिटी था फॉर द मिलिट्री, लीगल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। जस्टिस को, न्याय को जिस तरीके से प्रैक्टिस करा जाता था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो कि सुल्तान परफॉर्म करते थे। अलग अलग मतलब 5 डायनेस्टीज को कंबाइन करके यहाँ पर एनालिसिस हो रही है। ठीक है, एंड ही एक्टेड एज अ कोर्ट ऑफ अपील। फॉर इंस्टेंस, बलबन डिस्पेंस जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी, नॉट स्पेयरिंग इवन द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ स्टेट। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ही इवन गेव हार्श पनिशमेंट्स टू उलेमास, रिलीजियस लीडर्स हु वर प्रीवियसली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, उसके बाद देयर वॉज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जितने बेटे थे उनका गद्दी पर इक्वल क्लेम था। जो आइडिया था प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर क्या होता है जल्दी बताओ कोई भी। सबसे बड़ा बेटा जो है वो गद्दी पर बैठेगा। इट वॉज फुली एक्सेप्टेबल नीदर टू द मुस्लिम्स नॉट टू द हिंदूज। इल्तुतमिश जो है उसने तो इस हद तक वो गया था कि अपनी बेटी को नॉमिनेट करा था इन प्रेफरेंस टू हिज सन्स, बट सच नॉमिनेशंस और सक्सेशंस वर टू बी मोस्टली एक्सेप्टेड बाय द नोबल्स, क्योंकि बिना इनके कुछ भी नहीं हो सकता, इनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वरना आपको इंटरनल रिवोल्ट का सामना करना पड़ेगा। समटाइम्स उलेमास आल्सो प्लेड क्रूशियल रोल इन गेटिंग फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन। जो मिलिट्री सुपरियरिटी थी, इट रिमेन्ड द मेन फैक्टर इन द मैटर्स ऑफ सक्सेशन। ये तो हो गई सुल्तान की बात। अब बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। सुल्तान को हेल्प करने के लिए बड़े सारे मिनिस्टर्स जो थे वो होते थे हु हैड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो मिनिस्टर्स थे इनको सुल्तान ही चूज करता था, और ये सुल्तान जब तक चाहे ये तब तक ऑफिस में रहते थे। जैसे जो पोस्ट थी नायब की, इट वॉज द मोस्ट पावरफुल वन। नायब जो है ही प्रैक्टिस ऑल द पावर्स ऑफ द सुल्तान एंड एक्सरसाइज ग्रेट कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट, बस ये सुल्तान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट टू हिम वॉज द वजीर। नायब के बाद होता था वजीर हु हेडेड द फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाना विजारत। एक ऑडिटर जनरल भी था, उसकी एक पोस्ट थी, सेपरेट डिपार्टमेंट था उसका। अ सेपरेट ऑडिटर जनरल फॉर स्क्रूटनाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड अकाउंटेंट जनरल फॉर इंस्पेक्टिंग इनकम वर्क अंडर द वजीर। द पीरियड ऑफ वजीरशिप ऑफ फिरोज शाह तुगलक खान ए जहां, इट इज जनरली कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट वाटरमार्क पीरियड इन द वजीर्स इन्फ्लुएंस। एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था जिसको बोला जाता था दीवाने अरस। इसको हेड कौन करता था? अजीर आई मुमालिक, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग द सोल्जर्स और मिलिट्री डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर करना। जो अरीज था ये कमांडर इन चीफ तो नहीं था मिलिट्री का, आर्मी का, बट द सुल्तान हिमसेल्फ वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है इट वाज फर्स्ट सेटअप बाय बलबन एंड इट वाज फर्दर इंप्रूव्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी हु इंसिस्टेड ऑन अ रेगुलर मस्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस होनी चाहिए। याद है जब डेक्कन के उस पर क्या कहते हैं,
पहल पर जब वो मलिक कफूर निकलता है तो मलिक कफूर बहुत सारे ऐसे लोग लेकर आता है, हाथी घोड़े लेकर आता है, जिसकी वजह से आर्मी एक्सपेंड हो सके, है ना। अलाउद्दीन जो है इसने चेरा और दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, सो डैट अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ ईच सोल्जर अ सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस वाज आल्सो इन प्लेस, जहां पर सिर्फ पता लग सके अलाउद्दीन को और सेना को भी कि हमारे पास सिर्फ अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस हैं। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान to pay soldiers a salary in cash. He also had the largest standing and efficient army of about 3 lakhs, which was definitely a main factor in containing the Mongol invasion along with the Deccan expansion. जो Turks थे, they also maintained a large number of elephants properly trained for war purposes. However, there was a predominance of the cavalry, घुड़सवार ज़्यादा होते थे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के पास, which was considered even more prestigious. At the time of Ghaznavids, Hindus जो थे, they were employed both in infantry and cavalry, but during the Sultanate period, they were employed largely in the infantry. उसके बाद डिपार्टमेंट दीवाने रसालत, इट वॉज अ डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स विच डेल्ट विद पाइस फाउंडेशंस एंड गिव स्टाइपेंड्स टू डिजर्विंग स्कॉलर्स एंड मैन ऑफ पिटी। मतलब वही जो धार्मिक मुद्दों को आगे लेकर जाएंगे, धार्मिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके लिए रुकने की जगह बना रहे हैं, मॉस्क का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो मस्जिद जो बनाए जा रहे हैं उनको जो उन सारे एक्टिविटीज उन अफेयर्स को जो देखेंगे उसके लिए डिपार्टमेंट था दीवाने रसालत। ग्रांट्स वर मेड बाय दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क, टॉम्ब्स एंड मदरसास। इट वॉज हेडेड बाय अ चीफ नोन एज सदर हु फंक्शनड एज चीफ काजी एज ए हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। अदर जजेस ऑफ काजीज वर अपॉइंटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सल्तनत। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको शरिया लॉ कहा जाता है, इट वॉज प्रैक्टिस इन सिविल मैटर्स टू। हिंदूज जो हैं they were governed by their own personal law and their cases was dispensed by village panchayat. Criminal जो है it was based on the rules and regulations. कौन बनाएगा इन rules and regulations को? सुल्तान. The department of correspondence was called as Diwane Insha. All the correspondence between the ruler and the sovereigns of other states as well as with his subordinate officials was dealt by this department. मतलब दूसरों के साथ डीलिंग कैसे करनी है, फॉरेन अफेयर्स कैसे चलाने हैं, दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनके साथ क्या व्यापार चल रहा है, क्या लेन देन चल रही है, इसके लिए डिपार्टमेंट था दीवाने इंशा। फिर बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स की, सॉरी नॉट लोकल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जो प्रोविंसेस थे दिल्ली सल्तनत के अंदर उसको बोला जाता था इक्तास। दे वर इनिशियली अंडर द कंट्रोल ऑफ द नोबल्स बट द गवर्नेंस ऑफ द प्रोविंसेस वर कॉल्ड एज मुक्तीस या फिर वालीस। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रोविंसेस जो थे दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू शिक, ये शिप्स नहीं लिखा हुआ, शिक लिखा हुआ, SHIQ, ठीक है, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ शिकदार। एंड द नेक्स्ट डिवीजन वॉज परगना, comprising of a number of villages and it was headed by Amil. जो गांव थे they were grouped into units of 100 and or 84, ट्रेडिशनली जिसको बोला जाता था 84, 84 को हिंदी में बोला जाता है 84। विलेज जो है इट रिमेन द मेन यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज हेडमैन को बोला जाता था यहाँ पर मुकद्दम या फिर चौधरी, एंड विलेज अकाउंटेंट वॉज कॉल्ड एज पटवारी। अब पटवारी की पोस्ट आज भी होती है, इसके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इक्ता प्रोविंसेस को कौन संभालेगा? मुक्ति या फिर वालिस गवर्नर। शिक को कौन संभालेगा? डिस्ट्रिक्ट को शिकदार। परगना को जो कि सब डिस्ट्रिक्ट है इसको कौन संभालेगा? आमिल। और विलेज को मुकद्दम या फिर चौधरी। बात करें इकोनॉमी की, अपनी पोजीशन को कंसल्ट करने के बाद दिल्ली सुल्तान जो थे इन्होंने लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। लैंड जो थे वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करे जाते थे। इक्ता लैंड, लैंड असाइन टू ऑफिशियल्स एज इक्तास इंस्टेड ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस। खालिसा लैंड, लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुल्तान, और जो रेवेन्यू कलेक्ट करे जाते थे दे वर मेंट फॉर द रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड। एंड इनाम लैंड, लैंड असाइन और ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक उलेमास। अ क्लास ऑफ खुद स्मॉल लैंड लॉर्ड्स एंड हिंदू राइट्स ऑटोनॉमस राजास दे इमर्ज, जिन्होंने ना सिर्फ इस टाइम पीरियड पर एंजॉय करा अपना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बट दे समटाइम्स मिसयूज देयर पावर आल्सो एंड एक्सप्लॉइटेड द पुअर पीजेंट्स। कभी कभार अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। हाउएवर द जनरल पीजेंट्री पेड 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एंड लैंड रेवेन्यू एंड समटाइम्स इवन 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। याद है वो 50% वाली बात जो मैंने आपको बताई थी जिसके खिलाफ विरोध भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। दे ऑल्सो पेड अदर टैक्सेस एंड ऑलवेज लेड अ हैंड टू माउथ लिविंग, मतलब जीने का गुजारा करने के लिए उतना काफ़ी वो प्रोड्यूस कर लेते थे। फ्रीक्वेंट फेमीन्स मेड देयर लाइफ्स इवन मोर मिजरेबल, और सुल्तान की कभी कभार डिमांड जो होती थी वो 50% टैक्स की होती थी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक में फिरोज शाह तुगलक, दे टुक स्टेप्स टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशनल फैसिलिटीज एंड बाय प्रोवाइडिंग तकाबी लोन्स। याद है एग्रीकल्चर लोन्स, सीड्स वगैरह खरीदने के लिए। दे ऑल्सो इनकरेज फार्मर्स टू कल्टिवेट सुपीरियर क्रॉप्स लाइक व्हीट इंस्टेड ऑफ बार्ले। फिरोज शाह तुगलक जो है इनकरेज द ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑल्सो। मोहम्मद बिन तुगलक इसने एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रिएट करा था दीवाने कोली के नाम से। सुल्तान उसके जो नोबल्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया। याद है वो 1200 गार्डन एस्टैब्लिश करे गए थे
स्पेशली मेलन्स एंड ग्रेप्स। इब्न बतूता जो है अपने रिकॉर्ड्स में बताता है दैट सॉइल वाज सो फर्टाइल दैट इट कुड प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स एवरी ईयर, राइस बीइंग सोन 3 टाइम्स अ ईयर। चावल की खेती 3 बार हो सकती थी, जमीन इतनी उपजाऊ थी और इतना था पानी यहाँ पर जो है अवेलेबल था। इब्न बतूता की किताब कौन सी है? रेहला। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी तेजी पकड़ रहा था, टाउन्स इमर्ज हो रहे थे। नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स हैड ग्रोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। लाहौर और मुल्तान नॉर्थ वेस्ट के अंदर, ब्रोच कैम्बे एंड अहिलवाड़ा इन द वेस्ट, कारा एंड लखनौती इन द ईस्ट, दौलताबाद, दिल्ली एंड जौनपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन का रूप थे। दिल्ली जो है इट रिमेन द लार्जेस्ट सिटी इन द ईस्ट। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कंपेरिजन, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के कंपेरिजन में बात हो रही है, आप इसको ईस्ट ना कहकर आप सेंट्रल पावर भी कह सकते हो। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर डिस्क्राइब बाय कंटेम्प्रेरी राइटर्स। इंडिया जो है वो बड़े लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज को है जो एक्सपोर्ट करता था टू द पर्शियन गल्फ एंड वेस्ट एशिया एंड ऑल्सो टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बंगाल जो है स्पेशली सोनारगांव फॉर मुस्लिम, इसके लिए जाना जाता था फाइन मुस्लिम क्लोथ के लिए। और जो गुजरात के अंदर जो शहर थे दे वर फेमस फॉर फाइन क्वालिटी फैब्रिक्स। गुजरात के अंदर जो कैम्बे था गल्फ ऑफ खंबत, इट वॉज फेमस फॉर टेक्सटाइल्स एंड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर वर्क। इंडिया इंपोर्ट क्या करता था उस टाइम पर दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत? इट इंपोर्टेड हाई ग्रेड टेक्सटाइल्स, सेटिन एक्सेट्रा, ग्लासवेयर, हॉर्सेस फ्रॉम द वेस्ट एशिया। चाइना से आता था रॉ सिल्क, पोर्सिलेन एंड ओवरसीज ट्रेड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुल्तानीज, मोस्टली हिंदूज एंड खुरासिन्स, अफगान मुस्लिम्स। इनलैंड ट्रेड जो भारत के अंदर अंदर जो व्यापार होता था, इट वॉज डोमिनेटेड बाय गुजरातीज, मारवाड़ी एंड मुस्लिम बोरा मर्चेंट्स। जो मर्चेंट्स थे ये बहुत अमीर थे, लग्जूरियस लाइफ बिताते थे। गुजराती और मारवाड़ी जो मर्चेंट्स थे दे वर मोस्टली जेंट्स एंड दे स्पेंड लार्ज सम्स ऑफ मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। रोड्स भी कंस्ट्रक्ट यहाँ पर करी गई एंड देयर मेंटेनेंस फैसिलिटेटेड फॉर स्मूथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पर्टिकुलरली द रॉयल रोड्स वर केप्ट इन गुड शेप। इन एडिशन टू रॉयल रोड फ्रॉम पेशावर टू सोनारगांव, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद तक भी रोड बनवाई थी। सराइज या फिर रेस्ट हाउसेज जो है वो हाईवेज पर बनवाए गए थे ताकि ट्रैवलर्स यहाँ पर आराम कर सकें इनमें रुककर, जब वो ट्रैवल करते करते थक गए तो। देयर वर ऑल्सो अरेंजमेंट्स फॉर द पोस्ट टू बी कैरिड वेरी क्विकली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ रिले ऑफ हॉर्सेज एंड रनर्स हु वर पोस्टेड एवरी फ्यू किलोमीटर्स। लोग भागते भागते भी और घोड़सवारी करते हुए भी जो भी आइटम्स होता था, जो चिट्ठियाँ होती थी, उनको डिलीवर करते थे। कॉटन, टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्री इस टाइम पीरियड के अंदर काफी फ्लरिश हुई। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या होता है? क्या करते हैं हम इससे? सिल्क की प्रोडक्शन होती है यहाँ पर, पता है ये वाली बात आपको? इट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल विच मेड इंडिया लेस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर द इंपोर्ट ऑफ रॉ सिल्क। पेपर इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो हो रही थी एंड देयर वाज एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेपर फ्रॉम 14th एंड 15th सेंचुरीज। और ये आप मुगल एम्पायर के अंदर भी देखोगे, अकबर ने तो प्रॉपर डेडिकेटेड कारखाना बनवाए थे। जो बुक्स थी वो पेपर्स के जो टेक्स्ट थे कुछ भी वो पेपर्स के ऊपर ही लिखवाता था अकबर, और उसके ऊपर गोल्ड की नक्काशी होती थी, चारों तरफ उसका बॉर्डर बनता था। बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक बनवाता था अकबर अपनी खानदान की हिस्ट्रीज को लिखवाने के लिए, अकबरनामा, बाबरनामा, इन सबको सजवाने के लिए। ठीक है, अदर क्राफ्ट्स लाइक लेदर मेकिंग, मेटल क्राफ्ट्स एंड कारपेट वीविंग फ्लरिश ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड। रॉयल खानास जो थे इट सप्लाइड द गुड्स नीडेड टू द सुल्तान एंड देयर हाउस होल्ड। दे मैन्युफैक्चर्ड कॉस्टली आर्टिकल्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्डवेयर। जो नोबल्स थे उन्होंने सुल्तानों की लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करी, वैसे वो रिच और पॉश लाइफ बताना चाहते थे एंड दे इंडल्ज इन लग्जूरियस लिविंग। दे वर वेल पेड एंड एक्यूमुलेटेड इनॉर्मस वेल्थ। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर आपको पता है इनको सैलरी जो थी वो कैश में मिलती थी। कॉइनेज सिस्टम की अगर बात करें, ये अच्छा खासा डेवलप हो गया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। इल्तुतमिश जो है इसने बड़े सारे सिल्वर टंका सिक्के जो थे वो इशू करे थे एंड 1 टंका वॉज डिवाइडेड इनटू 48 जितल्स ड्यूरिंग द खिलजी रूल एंड 50 जितल्स ड्यूरिंग द तुगलक रूल। गोल्ड कॉइन्स जिनको दिनार बोला जाता था, इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर इट साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट, जब देवगिरी से सोना लूट कर लाया था। कॉपर कॉइन्स जो थे ये कम थे नंबर में और ज़्यादातर प्रचलित नहीं थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ही हैड नॉट ओनली एक्सपेरिमेंटेड विद टोकन करेंसी बट ऑल्सो इशूड सेवरल टाइप्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड दे वर मिंटेड एट 8 डिफरेंट प्लेसेस। इसके बाद इसकी तिजोरी खाली हो गई थी, जैसा कि हमने पढ़ा था। एटलीस्ट 25 वेराइटीज ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय हिम। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है यहाँ पर। टर्क्स पॉपुलराइज द नंबर ऑफ क्राफ्ट्स एंड टेक्निक्स सच एज यूज ऑफ आयरन स्टेव, याद है, जिसकी वजह से घुड़सवारी आसानी से करी जा सकती है। ये देखो आयरन स्टेव, ठीक है। यूज ऑफ आर्मर बोथ फॉर हॉर्स एंड राइडर, इंप्रूवमेंट ऑफ राहत, पर्शियन व्हील थ्रू विच वाटर कुड बी लिफ्टेड फ्रॉम अ डीपर लेवल फॉर इरिगेशन। याद है ये वाली चीज आपको, पर्शियन व्हील, इसको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? राहत। उसके बाद पेपर मेकिंग, ग्लास मेकिंग, स्पिनिंग व्हील एंड एन इम्प्रूव्ड लूम फॉर वीविंग। यूज ऑफ सुपीरियर मोटार विच एनेबल्ड द टर्क्स टू इरेक्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन आर्क एंड डोम। ठीक है, आर्क एंड डोम क्या होता है? ये जो
बिल्डिंग्स होती हैं जो मुसलमान कार्यकाल पे जो है स्टार्ट करेगी। आर्क एंड डोम, तो ये स्टार्ट करेंगे, मैं आपको आर्क एंड डोम दिखाता हूँ। ये जो ऐसी डिज़ाइन होती है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसको देखो, बाहर से दिखाता हूँ पहले मैं आपको इसका एक्सटीरियर कोई। पहले आर्क देखो, डोम ऊपर दिखेगा आपको, आर्क ही अलग अलग तरह की, ये ऊपर एंड डोम ऊपर, ये ठीक है। उसके बाद सोशल सिस्टम, देयर वॉज लिटिल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जो है विद द ब्राह्मण्स ऑन द अपर शेड ऑफ द सोसाइटी इट वॉज प्रेवलेंट। औरतों की पोजीशन यहाँ पर काफी ज्यादा फिर भी लो रही, एंड इट कंटिन्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज वाइडली प्रेवलेंट। इब्न बतूता जो है, ही हैड मेंशन्ड विद द इब्न बतूता हैड मेंशन्ड विद हॉरर द सीन ऑफ वुमेन बर्निंग हरसेल्फ इन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड। पहली बार इसने क्योंकि बाहर से आकर देखा था, तो ये सती प्रथा जैसा कोई सिस्टम यहाँ पर फॉलो होता है। विद ग्रेट ब्लीटिंग ऑफ ड्रम्स, मतलब जो सती प्रथा को जो अडॉप्ट करे उन औरतों की काफी तारीफ होती थी और उनको रवाना ऐसा करा जाता था कि अगले 7 जन्म तक उसकी पत्नी बनकर रहेगी, ठीक है। अरब्स और जो टर्क्स थे, दे ब्रॉट द पर्दा सिस्टम इनटू इंडिया एंड seclusion of women and the wearing of पर्दा became widespread among the women in the upper classes of North India। सल्तनत पीरियड के टाइम पर मुस्लिम सोसाइटी जो थी, इट रिमेन डिवाइडेड इनटू सेवरल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स। टर्क्स, ईरानियंस, अफगान्स, इंडियन मुस्लिम जो है, दे डेवलप्ड एज एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। रूलर्स यहाँ पर काफी ज्यादा वैसे टॉलरेंट थे भी नहीं दूसरे धर्म के लोगों को लेकर, स्पेशली हिंदूज, ठीक है। एंड देयर वर नो इंटर मैरिजेस बिटवीन देम। हिंदूज जो है, दे कन्वर्ट फ्रॉम द लोअर कास्ट, हिंदू कन्वर्ट फ्रॉम द लोअर कास्ट, दे वर ऑल्सो नॉट गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। कि अगर वो सोचे कि लोअर कास्ट से कन्वर्ट अगर हो रहे हैं और दिल्ली सल्तनत वाले उनको रख लेंगे किसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर, ऐसा नहीं था। मुस्लिम नोबल्स ऑक्यूपाइड हाई ऑफिसेज एंड वेरी रेयरली द हिंदू नोबल्स वर गिवन हाई पोजीशन द गवर्नमेंट। हिंदूज जो है, दे वर कंसिडर्ड जिमिन, जिमीज और प्रोटेक्टेड पीपल फॉर विच दे वर फोर्स टू पे अ टैक्स कॉल्ड एज जिजिया। इन द बिगिनिंग जिजिया was collected as part of land tax। Firoz Shah Tughlaq, he separated it from the land revenue and collected jizya as separate tax and levied it on the Brahmins also। Even though slavery had existed in India since ancient times, it flourished during the Sultanate period। याद है, स्लेव्स का एक पूरा डेडिकेटेड मार्केट होता था, और मलिक कफूर भी एक स्लेव ही तो था जिसको खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है। तो देयर वाज स्लेव मार्केट फॉर मेन एंड वुमेन एंड स्लेव्स वर हायर्ड फॉर वेरिड जॉब्स रेंजिंग फ्रॉम हाउस होल्ड कोर्स टू स्किल्ड प्रोफेशंस। फिरोज शाह तुगलक हैड अबाउट 1,80,000 स्लेव्स। देखो, उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पर इट वॉज डिस्टेंट फ्रॉम द इंडियन स्टाइल। टर्क्स जो है, इन्होंने आर्क, डोम, बड़े बड़े टावर्स, मीनार, डेकोरेशंस ये यूज करे यूजिंग द अरेबियन स्क्रिप्ट। दे यूज द स्किल्स ऑफ द इंडियन स्टोन कटर्स। दे ऑल्सो एडेड कलर टू द बिल्डिंग्स बाय यूजिंग मार्बल्स, रेड एंड येलो सैंडस्टोन्स। बिगनिंग में दे कन्वर्टेड अ नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स इनटू मॉस्क। फॉर इंस्टेंस, कुवत अल इस्लाम मॉस्क नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली, इट वॉज फॉर्मली अ विष्णु टेम्पल, बट लेटर दे बिगन टू कंस्ट्रक्ट न्यू स्ट्रक्चर्स। इनकी जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स टेम्पल्स एंड प्लेसेस ऑफ हिंदू वर्शिप, इट फॉरवर्ड न्यू प्लेस ऑफ वर्शिप बट अलाउड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टेम्पल्स। यानी कि नए नए स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते, पुराने टेम्पल की मरम्मत करवानी है तो वो दिल्ली के सुल्तान जो थे वो अलाउड करते थे। द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ द 13th सेंचुरी वॉज कुतुब मीनार, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट करा था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके कितने फ्लोर कंप्लीट करे थे? एक फ्लोर कंप्लीट करा था, बाकी सारा इल्तुतमिश ने, और उसके ऊपर बिजली भी गिर गई थी एक बार, याद है। तो दिस 71 मीटर टावर वॉज डेडिकेटेड टू सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। द बालकनीज ऑफ दिस टावर वर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मेन बिल्डिंग एंड इट वॉज द प्रूफ ऑफ द आर्किटेक्चर स्किल्स ऑफ दैट पीरियड। बाद में अलाउद्दीन खिलजी एडेड एन एंट्रेंस टू द कुतुब मीनार कॉल्ड अलाई दरवाजा। द डोम ऑफ दिस आर्क वॉज बिल्ड ऑन साइंटिफिक लाइन्स। सोच समझ के उसको बनाया गया था ताकि टिका रहे, गिरे ना, ठीक है। बिजली गिरने की वजह से थोड़ी बहुत मरम्मत ये मांग रहा था, वो करवा दी थी बाद के सुल्तानों ने, ठीक है। और ये है अलाई दरवाजा। द बिल्डिंग्स ऑफ तुगलक पीरियड वर कंस्ट्रक्टेड by combining arc and dome style. They also used cheaper and easily available grey color stones. The palace complex called as Tughlaqabad, with its beautiful lake, was built during the period of Ghiyasuddin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq जो है, he built the tomb of Ghiyasuddin on high platform. Kotla Fort at Delhi was the creation of Firoz Tughlaq. Lodi Garden Delhi is an example of architecture of the Lodhis. Music की बात करें, नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज
sarangi and rabab, they were introduced during this period. Amir Khusro जो है, he introduced new rags such as Ghur rag and Sanam rag. He involved a new style of light music known as qawwalis by blending the Hindu and the Iranian systems. कवाली सिस्टम, कवाली गाने तो आप जानते होगे वैसे, है ना, जैसे मूवीज़ में यूज़ करे जाते हैं कभी कभार, कवाली शोज़ भी होते हैं, कवाली प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है. इन्वेंशन ऑफ सितार इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू हिम. इंडियन क्लासिकल वर्क राग दर्पण, it was translated into Persian during the reign of Firoz Shah Tughlaq. Pir Bodan, a Sufi saint, he was one of the great musicians of this period. Raja Man Singh of Gwalior was a great lover of music. He encouraged the composition of great musical work called as Man Kotuwal. ठीक है. Literature. Delhi Sultans जो हैं, they patronized learning and literature. Many of them had great love for the Arabic and Persian literature. Learned men came from Persian and Persian language got encouragement from the rulers. Besides theology and poetry, writing of history was also encouraged. कुछ जो सुल्तान थे, they had their own historians. Some famous historians of this period were Hasan Nizami, Minhaj उस Saraj, Ziauddin Barani, Shams सिराज अफीफ. बरानी का एक वर्क था तारीख फिरोज शाही. इट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ तुगलक डायनेस्टी. मीनार उस सिराज जो है, इसने लिखा तबाकत आई नसीरी, अ जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज अप टू 1260 सी. आमिर खुसरो, ये सबसे इस ज़माने का सबसे फेमस 1252 टू 1325 सबसे फेमस पर्शियन राइटर बना. इसने बड़ी सारी पोएम्स लिखी. ही एक्सपेरिमेंटेड विद सेवरल पोएटिकल फॉर्म्स एंड क्रिएटेड न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोएट्री, जिसको बोला गया सबा का हिंद या फिर इंडियन स्टाइल ऑफ पोएट्री. ही ऑल्सो रोट सम हिंदी वर्सेस. आमिर खुसरो की जो आमिर खुसरो का एक वर्क है खजाइन उल फतेह. इट स्पीक्स अबाउट अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट. हिज फेमस वर्क तुगलकनामा, इट डील्स विद द राइज ऑफ गियासुद्दीन तुगलक. काफ़ी सारे आप देख पा रहे हो कि एम्पायर कोर्ट्स के अंदर काम कर चुका था. काफ़ी सारे सुल्तानों के अंतर्गत काम कर चुका था ये, ठीक है. संस्कृत एंड पर्शियन जो है, इट फंक्शन एज अ लिंक इन द दिल्ली सल्तनत. जिया नक्शाबी, ही वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट संस्कृत स्टोरीज इनटू पर्शियन. जो बुक थी तूतुनामा और द बुक ऑफ द पैरेट, इट बिकेम पॉपुलर एंड वॉज ट्रांसलेटेड इनटू टर्किश एंड लेटर इनटू मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस. द फेमस राज तरंगिनी, जिसको कलार ने लिखा था. यहाँ पर हमें कौन सी हिस्ट्री देखने को मिलती है, कौन सी रीजन की? कश्मीरी हिस्ट्री, ठीक है. इट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ जैन उल एबिदीन, द रूलर ऑफ कश्मीर. बड़े सारे संस्कृत वर्क जो थे ऑन मेडिसिन एंड म्यूजिक, दे वर ट्रांसलेटेड टू पर्शियन. लाइक मेडिसिन के ऊपर क्या था वो, चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद, है ना, इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन. इन अरेबिक अल बिरूनीस किताब उल हिंद इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ दिस पीरियड. रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. Chand Bardai was a famous Hindi poet of this period. Bengali literature had also developed and Nusrat Shah patronized the translation of Mahabharat into Bengali. उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स हैं यहाँ पर, कुछ टर्म्स हैं. मजलिस ए खलवात, इसका मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ट्रस्टेड ऑफिसर्स जो सुल्तान को एडवाइस करते थे. दो देयर एडवाइस वॉज नॉट बाइंडिंग ऑफ द सुल्तान. आमिर या फिर चहलकानी, नोबल्स या फिर ग्रुप ऑफ 40. इट वॉज डोमिनेट ड्यूरिंग द इल्तुतमिश रेन. बलबन ने इसको क्रश कर दिया था. दीवान वजारत, फाइनेंस डिपार्टमेंट हेडेड बाय वजीर. तुगलक पीरियड के टाइम पर ये वजारत जो डिपार्टमेंट था सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलता है. मुस्तौफी आय ममालिक, ऑडिटर जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट एक्सपेंडिचर इन चार्ज ऑफ अकाउंट्स एंड रिसिप्ट्स. खाजिन ट्रेजरर. बारह खास, द स्पेस वेयर द सुल्तान रिसीव्ड ऑलवेज कोर्टियर्स इंक्लूडिंग खान्स एंड मलिक. बारह आम, द प्लेस वेयर सुल्तान ट्राइड केसेज रिसीव्ड पिटिशन कंप्लेंट फ्रॉम द लोकल पीपल. आमिर आय बहर, कंट्रोलर ऑफ बोट्स. मुतासिब, ऑफिसर हु केप्ट स्टेट वॉच कंट्रोल ओवर द कंडक्ट ऑफ पीपल. दीवान आय इस्तिलकाक, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड मिंट. आमिर आय हकीब या आमिर आय बारबेक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज. वकीला दर, ही मैनेज रॉयल हाउस होल्ड. जवाबित स्टेट लॉज. जहानदारी, लॉज मेड बाय सुल्तान. खेत बताई, विदाउट सेपरेटिंग एनीथिंग, लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप. लैंड बताई, लैंग बताई, विदाउट सेपरेटिंग ग्रीन फ्रॉम द शेफ. रास बताई, आफ्टर सेपरेटिंग ग्रीन फ्रॉम द शेफ. मसाहत ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड. उमारा, प्लूरल ऑफ आमिर्स. आमिर का मतलब एक है और नंबर ऑफ आमिर्स को आप बोलोगे उमारा. आमिर मीन्स नोबल्स और रूलिंग ग्रुप्स इन दिल्ली सल्तनत. उलेमा, मुस्लिम्स ऑफ रिलीजियस लर्निंग. जजिया, पर्सनल और ईयरली टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स. मामिलुक, स्लेव ऑफिसर्स. मालिक, वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रेड्स ऑफ द ऑफिसर्स. फवाजिल, हाँ,
एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय इक्तदार, जो एक्स्ट्रा जो बच जाएगा है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया जाएगा। ये सारी टर्म्स थोड़ी सी उबड़ खाबड़ आपको लग सकती है, लेकिन लर्न करना पड़ेगा। चैप्टर लेकिन हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।